मुबारक हो, स्कैम हुआ है। विजय माल्या, नीरव मोदी, सुब्रत रॉय। फ्रीडम 251। रिंगिंग बेल्स नाम की एक कंपनी ने 2016 की शुरुआत में एक अनाउंसमेंट की कि वो 251 रुपए में एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। फोन का नाम था फ्रीडम 251। फोन के लुक से ही काफी देशभक्ति झलक रही थी। फोन लॉन्च का इवेंट भी धमाकेदार रहा, जिसे बीजेपी के एमपी मनोहर जोशी ने भी अटेंड किया। वर्ल्ड्स चीपेस्ट स्मार्टफोन, बात चौंका देने वाली तो थी ही, लेकिन उसके साथ ही सस्पिशियस भी। कई लोगों ने इसे एक फ्रॉड मानकर इग्नोर किया, लेकिन कई सारे लोगों ने ये सोचकर भरोसा कर लिया कि 250 रुपए की तो बात है, और अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो 1 GB रैम वाला एक 3G स्मार्टफोन उनके पास आ जाएगा। ये वो समय था जब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया काफी चर्चा में थे। बस इसी चीज का फायदा उठाकर कंपनी के सीईओ मोहित गोयल ने फोन की मार्केटिंग कुछ इस तरह की कि लगा जैसे इस कंपनी के पीछे गवर्नमेंट भी है और ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस क्लेम से साफ डिनाई कर दिया। लॉन्च इवेंट, फोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस को देखकर लोग चार्ज्ड अप हो गए थे। थोड़ा शक तो था, लेकिन बात तो सिर्फ 250 रुपए की ही थी। कंपनी ने फोन की सेल को ऑनलाइन कंडक्ट किया, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, यानी कि सारी बुकिंग्स प्रीपेड थी। 18 से 20 फरवरी तक लिमिटेड टाइम के लिए ऑनलाइन सेल होनी थी। सेल शुरू हुई और वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि साइट क्रैश होने लगी, और सेल के एंड तक इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके थे कि कंपनी को 145 करोड़ रुपए का अमाउंट मिल चुका था। पैसा आने के बाद कंपनी ने क्लेम किया कि सभी फोन की डिलीवरीज फरवरी एंड से शुरू हो जाएंगी, मगर एक भी फोन किसी भी कस्टमर के पास नहीं पहुंचा। फिर कंपनी ने डेट आगे बढ़ाते हुए कहा कि फरवरी नहीं, जून में डिलीवरीज कर दी जाएंगी, लेकिन फिर भी वही हुआ और किसी को भी फोन की डिलीवरी नहीं मिली। फिर डेट आगे बढ़ाकर जब दिसंबर तक लोगों को डिलीवरी नहीं मिली तो लोगों को लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है और बात बाहर आने लगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने भी क्लेम किया कि इस तरह की स्पेसिफिकेशन वाले फोन की कीमत कम से कम 2300 रुपए से लेकर 2400 रुपए के बीच होनी चाहिए। अब जब डिलीवरी को लेकर कंपनी से सवाल पूछे जाने लगे तो उन्होंने कहा कि उन्हें डिलीवरी को एग्जीक्यूट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से चाहिए होंगे, पर गवर्नमेंट इस फंड को देने से मना कर रही है। यदि पैसे गवर्नमेंट से ही लेने थे तो इतना बड़ा लॉन्च इवेंट और डिलीवरी की डेट्स का चक्कर क्यों घुमाया। बाद में जब और जांच हुई तो पता चला कि जो प्रोटोटाइप फ्रीडम के लॉन्च इवेंट में दिखाया गया था वो एक चाइनीज ब्रांड एडकॉम आइकॉन 4 नाम का फोन था, जिस पर इन लोगों ने व्हाइटनर लगाकर उसे फ्रीडम के नाम से प्रेजेंट किया। खैर, जब बात बढ़ी तो कंपनी के सीईओ ने कहा कि सभी को पेमेंट्स वापस कर दिए जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और जल्द ही कंपनी को बंद कर दिया गया। सिर्फ 250 रुपए सोचकर लोगों ने भी इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंपनी के साथ जुड़े थे उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि उनका पैसा 250 करोड़ रुपए से कई ज्यादा था और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे को रिफंड ना करने पर 2017 में मोहित गोयल को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ समय बाद जब मोहित गोयल को बेल मिली, किसी रेप के केस में फंसे आदमी के केस को सेटल करने के लिए पैसे मांगते हुए दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। स्कैम 1992। गुजरात में पैदा हुए हर्षद मेहता के पिता एक स्मॉल बिजनेसमैन थे। मुंबई मूव होने के बाद हर्षद ने 8 साल तक कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन आसमान में उड़ने वाले का दिल जमीन पर लगता तो लगता कैसे। हर्षद ने पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में जाने का मन बना लिया। स्टॉक मार्केट में उनके सफर की शुरुआत हुई द न्यू एश्योरेंस कंपनी से। उसके बाद हर्षद जीवन दास की फर्म में काम करने लगे और यही वो समय था जब हर्षद एक बिग बुल बनने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट को हर तरह से नापा और तोला और कुछ समय बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की। साथ में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एज अ ब्रोकर मेंबरशिप भी ली, जिसके बाद देखते ही देखते उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हर्षद अब एक ब्रांड बन गए थे जिसकी चर्चा पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने लगी थी। जैसे जैसे हर्षद मेहता को फेम और पैसा मिलने लगा, उनके बंगले
बंगले और हाई एंड गाड़ियों की वजह से उन्हें BSE का अमिताभ बच्चन बुलाया जाने लगा। हर्षद जिस स्टॉक को छू लेते उसकी वैल्यू आसमान छूती। उनके प्रेडिक्शंस और नॉलेज की वजह से वो BSE के बिग बुल बन चुके थे और किसी भी स्टॉक को उछाल सकते थे। हर्षद की कामयाबी चौंका देने वाली जरूर थी, लेकिन उसके पीछे का सच उसमें भी ज्यादा चौंका देने वाला। हर्षद ने बैंक सिस्टम में ऐसे लूप होल्स को ढूंढ निकाला था जिससे उनके पास पैसा कभी खत्म नहीं होता था। उन्होंने इस काम के लिए RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया। इस डील में गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज बनाती है और इन सिक्योरिटीज के बदले गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स और बैंक से कुछ स्पेसिफिक समय के लिए पैसे लेती है, जिसके बाद पैसे के बदले सब इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है और उस समय सभी बैंक्स और इन्वेस्टर्स को इन सिक्योरिटीज में एक डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी था। अब ऐसे में किसी बैंक को कभी पैसे की जरूरत पड़ती तो वो अपनी उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसी दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर एक लोन लेती थी और बाद में उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस करके वो अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी और इस डील को रेडी फॉरवर्ड डील बोला जाता है। हर्षद ने इसी प्रोसेस में ब्रोकरी का काम शुरू किया, यानी कि हर्षद बैंक्स के रेडी फॉरवर्ड डील्स के मिडलमैन या दूसरे शब्दों में कहें तो दलाल बन गए थे। और ये काम करते हुए ही हर्षद को उन लूप होल्स के बारे में पता चला जिससे वो अपने पैसों को गलत तरीके से कमा सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। हर्षद लोन का पैसा जब किसी बैंक से मांगते थे तो उस पैसे को वो दूसरी बैंक को देने के बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और दोनों बैंक से थोड़ा समय मांगते थे, यानी कि जिस बैंक को पैसा देना होता था उससे भी समय मांगते थे और जिस बैंक से पैसा लिया था उससे तो समय मांगना कंपलसरी होता ही था। उस पैसे से वो किसी भी कंपनी के स्टॉक को ऊपर ले जाकर पैसे कमा लेते थे। जब बैंक लोन का पैसा मांगता तो वो किसी और बैंक से लोन लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसा लौटा देते थे या फिर अपनी स्टॉक मार्केट वाली कमाई से लौटा देते थे। लेकिन हर्षद को ये पैसे चिल्लर लगने लगे और उन्होंने और पैसा कमाने के लिए फेक BR यानी फेक बैंक रिसीट का यूज करना शुरू किया। हर्षद फेक बैंक रिसीट किसी भी बैंक को देकर उनसे लोन लेते थे और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। जब बड़ा मुनाफा होता तो उस लोन को रीपे करके बैंक रिसीट वापस ले लेते थे और इस तरह हर्षद ने बहुत पैसा कमाया और बैंक्स के इस लूप होल से किसी को उनके इस स्कैम की भनक तक नहीं लगी। कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था और हर्षद के ऊपर पैसों की बरसात हो रही थी, लेकिन जब देश में रिसेशन आया और मार्केट डाउन हुआ तो हर्षद को बहुत बड़ा लॉस हुआ और बैंक से लिए लोन्स वो रीपे नहीं कर पा रहे थे। और वही समय था जब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने उनके इस स्कैम को अपने एक आर्टिकल में एक्सपोज कर दिया। How can there is a receipt against a certain transaction in government securities when in fact there was no transaction and the money had gone to Harshad Mehta. हर्षद ने करीब 5,000 करोड़ रुपयों का स्कैम किया था, जो कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम था। मामला बाहर आने पर 1999 में हर्षद मेहता को सिक्योरिटी स्कैम के चलते अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 5 साल की जेल हुई। और जैसा हमने पहले बात करी थी सेबी के बारे में, सेबी का निर्माण भी हर्षद मेहता के कारण ही हुआ और कुछ समय बाद 2001 में जेल में ही हर्षद मेहता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, आपको गेम्स खेलना या लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद हैं, तो मैं मेरे दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर लाइव स्ट्रीम रोज करता हूं। वहां पर आप चाहें तो मुझसे चैट भी कर सकते हैं और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वहां मैं आपको उन सवालों का जवाब भी दूंगा। सी यू देयर। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्ना आर्ट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।